नमस्कार। भारत का इतिहास ना कई ऐसे नायकों से भरा है जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स पंडित शंभुराज शुक्ल की जिंदगी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो अपने आप में राष्ट्र निर्माण की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पंडित शंभुनाथ शुक्ल, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक नेता, एक विजनरी, जिनका पूरा जीवन बस देश के नाम रहा। उनका चेहरा हमें उस पीढ़ी के त्याग की याद दिलाता है जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी थी। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत, उसकी जड़ों को जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती सालों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी बातें थी जिन्होंने पंडित शुक्ल के जीवन को एक दिशा दी। बात है साल 1903 की। शंभुनाथ जी का जन्म हुआ और जानते हैं, उनके पिता पंडित प्रताप शंकर शुक्ल एक टीचर थे। तो घर में शुरू से ही नैतिकता, ईमानदारी और दूसरों की सेवा करने का माहौल था। और यही जो संस्कार थे ना, वो जिंदगी भर उनके साथ रहे। और देखिए, उन्होंने अपना रास्ता कितनी जल्दी चुन लिया था। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र, इलाहाबाद में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, जब गांधी जी की आवाज ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने सब कुछ, अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। तो अब चलते हैं उनके जीवन के उस पड़ाव पर जिसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी पूरी पीढ़ी की पहचान बनाई। वो दौर था आज़ादी का लंबा और मुश्किल संघर्ष। एक ऐसा वक्त जब देश के लिए सचमुच सब कुछ दांव पर लगा था। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये उनके त्याग की गवाही है। आज़ादी के लिए अपनी ही आज़ादी को बार बार कुर्बान किया। आप देखिए, 1930 का नमक सत्याग्रह हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हर बड़े मोर्चे पर वो सबसे आगे थे और इसकी कीमत उन्होंने जेल जाकर चुकाई। मतलब उनका इरादा एकदम पक्का था। सोचिए, इतनी बार गिरफ्तारियां, जेल की मुश्किल जिंदगी, पर वो कभी आज़ादी के रास्ते से हटे नहीं। उनका विश्वास कभी डगमगाया ही नहीं। उनकी जिंदगी हमें यही तो सिखाती है कि अगर निष्ठा सच्ची हो ना, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। फिर आया साल 1947, देश आज़ाद हो गया। लेकिन यहाँ से ना लड़ाई का तरीका बदल गया। अब जंग आज़ादी पाने की नहीं थी, बल्कि एक नया देश बनाने की थी। और हाँ, पंडित शुक्ल इस नई चुनौती के लिए भी बिल्कुल तैयार थे। उनका जो पॉलिटिकल सफर था वो भी बहुत कमाल का था। एक एक करके देखिए। रीवा राज्य में विपक्ष के नेता बने, फिर भारत की संविधान सभा के सदस्य, उसके बाद विंध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और फिर विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। हर एक कदम देश सेवा की भावना और एक गहरी समझ को दिखाता है। ये साल 1956 उनके करियर के लिए बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि इसी साल वो विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो वो उसके पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बने। मतलब वो एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव के बिल्कुल बीच में थे। और मंत्री के तौर पर उन्होंने कई अहम विभाग संभाले, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इरिगेशन, पब्लिक वर्क्स, फॉरेस्ट, लॉ। आप देख सकते हैं कि नए राज्य की नीतियों को बनाने में, उसकी तरक्की की नींव रखने में उनका कितना बड़ा रोल था। तो चलिए अब उनके जीवन के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं जो आज भी जिंदा है। अगर उनके जीवन को देखें ना, तो इसमें दो बड़े हिस्से साफ नजर आते हैं। एक तरफ वो थे स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए लड़े, और दूसरी तरफ वो थे एक नेता, एक स्टेट्समैन जिन्होंने उस आज़ादी को एक मजबूत देश की शक्ल दी। ये दिखाता है कि उनका समर्पण देश के लिए कितना पूरा था, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। और ये जो सेवा की भावना थी ना, वो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थी। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने रीवा की अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर भी काम किया। ये बात हमें याद दिलाती है कि देश बनाना सिर्फ राजनीति का काम नहीं है, शिक्षा का भी उतना ही बड़ा रोल है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि उनकी विरासत सिर्फ उनके काम में नहीं है, बल्कि उनकी शख्सियत में है। उनका वो शांत स्वभाव, सबसे मिलकर चलने की आदत, ये चीज़ें आज भी एक प्रेरणा हैं। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल की एक कहानी ना
हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि एक देश सच में बनता कैसे है? क्या सिर्फ कानूनों से, या सरहदों से, या फिर उन अनगिनत लोगों के बिना किसी स्वार्थ के दिए गए बलिदान और सेवा से, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी? इस पर जरूर सोचिएगा।